हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस एडवेंचर्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। पढ़ाई तो किसी का हो नहीं रहा होगा, किसी किसी का हो रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का तो हो नहीं रहा होगा। तो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए हम लोग तत्पर हैं आपके लिए हमेशा। तो लास्ट जैसे कि लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनिमल रेस्पिरेशन के बारे में। तो जो जो प्लांट रेस्पिरेशन का लेक्चर मिस किए हैं वो जल्दी से जाके वीडियोस में उसको जाके देख लें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल रेस्पिरेशन के बारे में। तो एनिमल रेस्पिरेशन में पहले हम लोग कुछ देर डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक दे देते हैं, क्या होगा एनिमल रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग मेन टॉपिक ये रहेगा, लेकिन हम लोग पूरे एनिमल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज देंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जितना है बस उतना पूरा कवर हो जाएगा, और ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि देखिए, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मतलब हर प्रोसेस को करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। तो ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन ह्यूमन में करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। वो हमको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? लंग्स। ठीक है, लंग्स होता है। तो लंग्स स्पेशल ऑर्गन है, लेकिन उसको सपोर्ट भी मिल के बहुत सारा ऑर्गन करता है। लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, जैसे कि ये तो पहले यहाँ से ये ट्रैकिया है ऐसा, फिर ये बढ़ता है प्राइमरी, ऐसे पूरा ये मतलब बढ़ जाता है। जो ट्रैकिया होता है अलग अलग ब्रांचेस में ये ऐसे बढ़ गया। अब ये बढ़ जाता है बहुत सारे ब्रांचेस में, ये फिर वैसे ही ये चला गया, ये ऐसे, फिर इधर से ये चला गया, फिर ये चला गया ऐसे। पहले हम लोग रफ एक आइडिया लेंगे, डायग्राम उतना बेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई करेंगे कि हर चीज को दिमाग में डालते हैं। ठीक है, हर चीज को डायग्राम तो इतना नहीं लेना। फिर इधर भी सेम होगा, ऐसे ही इधर भी सेम होगा। ये ट्रैक किया गया और यहाँ पे बहुत सारा डिवीजन होके आ गया। फिर ये हमारा पहले तो ब्रोंकियल स्टार्ट होगा, यहाँ पे नेजल पैसेज होता है, नाक के थ्रू माउथ के थ्रू, दोनों का यहीं पे हम लोग मिलता है। ठीक है, तो सर ये जो हम लोग आगे टच कर पा रहे हैं, जो हम लोग टच कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, वो ही है ये। क्योंकि जो टच कर रहे हैं उसके पीछे होता है इसोफेगस। इसोफेगस क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे हम लोग, जिसके थ्रू फूड पास होता है। ठीक है, इसी के ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लॉटिस, ढक्कन। समझ में आया? ढक्कन होता है। क्योंकि सब बड़े बुजुर्ग या मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। तो क्या रीजन होता है? क्योंकि खाते वक्त अगर खाते वक्त बात कर रहे हो और खाना भी खा रहे हो और बात भी कर रहे हो, तो ये मस्कुलर फ्लैप अगर ओपन, जब बात हम लोग बोलते हैं तो हवा निकलता है ना, हवा छूटता है, तो ये ऊपर नीचे ये होते रहता है। तो खाना इसोफेगस में ना जाने के बजाय ट्रैकिया में चला जाता है गलती से, अगर ये ओपन रहता है। इसका काम है प्रोटेक्शन, कि मतलब खाना नहीं जाए, लेकिन गलती से चला जाता है। उसी कारण में मतलब सड़क जाना, नहीं बोलते कि सड़क गया, फिर ऐसे बोलता है कि मारो, फिर खांसो, तो खांसते खांसी आने लगता है बहुत ज्यादा एक्सेस। तो जब लगता है कि खाना का टुकड़ा जो चला गया तो निकल गया, खांसी रुक जाता है। तो हमारा बॉडी ऐसे ही काम करता है। कोई भी अनआइडेंटिफाइड चीज हम लोग के बॉडी में जैसे आता है ना, तो बहुत सारा टाइप का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारा टाइप का। अब जैसे कि बॉडी में अगर जैसे कोरोना वायरस आता है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन हम लोग क्यों ले रहे हैं, पहले ये बताओ। वैक्सीन इसलिए लिया जाता है, वैक्सीन बोलते हैं कि इसको पहले ही समझो। वैक्सीन क्या होता है कि मतलब जो कोरोना वायरस है उसी का कुछ प्रोटीन्स या उसी का कोई ऐसा पार्ट जो कि हमारे शरीर में उतना नुकसान नहीं करे, या डेड कोरोना वायरस को हम लोग के शरीर में डाला जाता है।
उसके कारण क्या होता है कि मतलब हमारा बॉडी पहले से रेडी हो जाता है रियल कोरोना वायरस और जो ज्यादा हार्मफुल है उस कोरोना वायरस के लिए। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद सब कुछ दिन, एक दो दिन मतलब हल्का बुखार रहता है, एक दो तीन दिन, तो बुखार लगना मतलब ये इंडिकेटर है कि मतलब कोई ये जो तुम्हारा वैक्सीन है वो काम किया, काम कर रहा है। तो और फिर एक और नाम सुनोगे, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि जो पेशेंट कोरोना से रिकवर कर चुका है उसके प्लाज्मा में या ब्लड में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कोरोना के लिए, तो उसको हम लोग उस प्लाज्मा को हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली ट्रांसफ्यूज करके, दूसरे ह्यूमन को ट्रांसफ्यूज करके। प्लाज्मा को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने के लिए कोई चेकिंग की जरूरत नहीं है, मतलब मैक्स जहाँ तक तो हम पढ़े हैं, लेकिन नहीं है जरूरत। ब्लड में चलता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी, लेकिन प्लाज्मा में। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं लंग्स पे। तो लंग्स ये हो गया भाई, किडनी की तरह थोड़ा लग रहा है, मैनेज कर लेना। देखो ये है लंग्स, बहुत गंदा डायग्राम बना, बहुत गंदा, सबका मूड खराब हो गया होगा। ये कोई कोई बोला होगा तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन अब क्या करना है, बायोलॉजी में या डायग्राम 3D बोर्ड, मतलब बोर्ड तो है नहीं स्क्रीन वाला जिसपे हम तुमको मतलब दिखा दे लाइव पिक्चर से या कुछ ऐसा दिखा दे, तो कुछ दिन में हो सके एडिट करके डालें पिक्चर। तो ये लंग्स है, तो लंग्स में देख रहे हो एक में 2 लोब है, एक में 3 लोब है। तो ये तो मतलब याद, पहले तो सबसे पहले चीज ये याद रखो कि ये कैसे याद रखना है कि कहाँ 2 लोब है कहाँ 3 लोब है। तो लट्टू, लट्टू कौन कौन खेला है? सब खेला होगा, लगभग सब खेला होगा। अब जो अब गांव में जो नहीं है गाँव से, या मतलब प्रॉपर एकदम शहर के, शहर वाले भी खेलते हैं तो, लेकिन लट्टू एक होता है खेलने वाला, बच्चों का गेम होता है लट्टू। लट्टू मतलब L2, ठीक है, L2 लेफ्ट में 2 और राइट में 3। सेम ये फॉर्मूला पता है एक जगह और ये होता है, अप्लाई होता है, कहाँ पे पता है? हार्ट में। हमारे हार्ट में पढ़ाया गया होगा बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वाल्व होता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है कि कहाँ बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वाल्व होता है? ये लट्टू, लेफ्ट में 2 वाल्व होता है और राइट में 3 वाल्व होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लंग्स में आते हैं हम लोग। ये लंग्स सबसे पहले जो ट्रैकिया के थ्रू एयर एंटर किया है, यहाँ एंटर, इधर दोनों बटा, फिर यहाँ पे ब्रोंकियोल्स है, तो ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, फिर उस पर ये मतलब बॉल ऐसे एल्वियोलाई, ठीक है। ये सब एल्वियोलाई एकदम घना, इतना घना कि मतलब उसका सरफेस एरिया हम लोग के ह्यूमन बॉडी के सरफेस एरिया से लगभग मान के चलो 6-7 गुना है, लगभग 6-7 गुना है। तो ठीक है, ये हो गया। अब पैसेज तो हम लोग अभी जितना कितना बात की कि मतलब एयर कैसे, एयर का ट्रैवलिंग कैसे। तो एयर, अब एक चीज़ और गौर की होगी कि ठंडे के टाइम में बाहर तो बहुत ठंडा रहता है, लेकिन हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं तो फिर उसको छोड़ते हैं तो वही हवा गर्म बाहर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम लोग का नोज है ना, नोज हेयर्स, नोज म्यूकस, ये सब का काम है, हम लोग का बॉडी का अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमेशा, ठीक है। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, जब नहीं मेंटेन होता है तो आदमी ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर, ये हो गया याद रखने का कि हाँ लेफ्ट में 2 ये होता है, लोब होता है, और राइट में 3 लोब होता है। ये हो गया। ये प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल कैविटी में होता है, ठीक है, उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, बस इतना याद रखना, प्लूरल कैविटी से घिरा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो ह्यूमन से तो पहले हम लोग एनिमल स्टार्टिंग से ये करते हैं कि पोरीफेरा, फिर उसके बाद होता है नाइडेरिया, सेलेंट्रेटा,
फिर आर्थ्रोपोडा, एनिलिडाe, इकोनोडर्माटा, ये सब है। तो ये सब का भी कुछ किसी किसी का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तो बात तो हो गया सारा डिस्कस, कुछ कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जो जो जैसे मैं एल्वियोलाई बताया, एल्वियोलाई इतना घना होता है, उसका इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ना, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसे होता है, क्योंकि ये एक बबल होता है ऐसे, और बहुत सारा एकदम मतलब कंजेस्टेड एकदम ग्रेप्स, इतना सारा होता है ना, इतना सारा। और फिर इसमें ब्लड कैपिलरी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और प्लांट्स का भी बात करेंगे। तो पहले वो सब रिलेटेड है एक दूसरे से, अगर सही से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर बोरिंग लगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसका सरफेस एरिया पता है कितना है? लिखा हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में कि पहले ये नहीं लिखते, पहले कुछ और लिख लेते हैं कि जो एनिमल्स में होता है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है लंग्स। कि एनिमल्स हैव specialized organ for respiration, called lungs। ओके, अब सेकंड पॉइंट, अब ये बताओ कि जो वाटर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है या एयर में, तो ऑफ कोर्स सब लोग एयर में। तो इसी कारण से जो रेट होता है ब्रीथिंग का वो एक्वेटिक एनिमल में ज़्यादा होता है। रेट देख लो, रेट किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर दोगे ना, वो रेट हो जाएगा। तो ब्रीथिंग पर मिनट इज कॉल्ड रेट, ठीक है। कि एक मिनट में मतलब हाँ, कि ब्रीथिंग रेट होता है कि एक मिनट में कितने बार सांस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर ये कोई पूछते कि हम लोग एक मिनट में कितने बार सांस लेते छोड़ते हैं, तो ब्रीथिंग पहले होता क्या है? ब्रीथिंग हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन मैकेनिज्म समझो, ठीक है। वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एकदम सिंपली, एकदम बहुत सिंपल टाइप में समझाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन इन मतलब अंदर, एक्स वो वाला एक्स नहीं, समझो, बाहर। ओके, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अभी इंस्पायरेशन का बात, तो पहले हम लोग इंस्पायरेशन की, पहले में क्या नहीं, इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर ले, एयर अंदर लिए। अब क्या हुआ, एयर अंदर लिए, सारा जो जो चेंजेस हुआ हमारे बॉडी में वो देखो। ये जो चेस्ट था ये ऊपर फूल मतलब थोड़ा सा फूल गया, ये जो इधर नीचे पेट के साइड था वो थोड़ा सा उठ जाता है, सॉरी नीचे हो जाता है, अंदर मतलब बाहर के साइड से तो उठ जाता है क्योंकि ये एक्सपैंड करता है। तो एक्सपैंड किसी भी चीज़ का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उस पर जो एयर होता है वो प्रेशर ज़्यादा लगाता है या कम लगाता है, ये बता। अगर कोई छोटा सा चींटी है, जैसे कि क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं, ये बताओ कि क्यों नहीं बोलते हैं कि मतलब जो डाइवर्स होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा अंदर क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि उसके पास तो सूट है यार, ऑक्सीजन है, सब चीज़ तो है, तो फिर क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि जो वाटर का प्रेशर होता है वो नहीं झेल पाता। अब तुम वाटर का प्रेशर समझो, वो क्या होता है, वो जो पानी के अंदर होता है, ठीक है, पानी के अंदर होता है। अब ये अगर मान के चलो ये एक ह्यूमन बॉडी है,
जो कि पानी के अंदर है। 1 किलोमीटर, ये मान के चलो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डेप्थ में, 1 किलोमीटर डेप्थ, ठीक है, 1 किलोमीटर डेप्थ में है। तो तुम देखो इसके शेप का जितना इसके ऊपर पानी होगा ना, 1 किलोमीटर मोटा डेप्थ का पानी इस पर प्रेशर लगा रहा है। समझ में आ रहा है? 1 किलोमीटर डेप्थ का। तो वैसे ही हमारा जब चेस्ट का सरफेस एरिया बढ़ता है ना, तो प्रेशर जो होता है आउटसाइड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग को वो प्रेशर अंदर जो मतलब अंदर प्रेशर कम होता है और बाहर ज्यादा होता है, तो बाहर के प्रेशर को घटाने के लिए एक्सपायरेशन, सांस छोड़ो, ये अंदर मतलब छोटा हो गया इसका। फिर सेम प्रोसेस, अब अंदर से ज्यादा प्रेशर आने लगा, बाहर से प्रेशर कम हो गया, अब उसको फिर मेंटेन किए, ये साइकिल चलते रहता है। गॉट इट? फिर से एक बार सुनो, सांस अंदर लिए, ठीक है, चेस्ट का सरफेस एरिया बढ़ा, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर जो था चेस्ट पे बढ़ गया, फिर उसके बाद अब उसको फिर मेंटेन करने के लिए हम लोग वो हवा जो लिए एयर उसको छोड़ दी। एयर छोड़ने के कारण वो फिर से प्रेशर अंदर प्रेशर बढ़ गया, बाहर घट गया, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है बार बार। तो अब हम लोग को याद करना है कि डायफ्राम शेप, एक इसमें डायफ्राम का जो रोल होता है बड़ा खतरनाक वाला, कि डायफ्राम भी बहुत इंटरकोस्टल मसल भी होता है, लेकिन पढ़ना नहीं एनसीईआरटी में नहीं। तो डायफ्राम का क्या रोल होता है? डायफ्राम का शेप क्या होता है? डायफ्राम का शेप पूछेगा, रोल नहीं पूछेगा। तो डायफ्राम का शेप कैसे होता है पता है? जब सांस ले रहे हो तो ये जो उंगली जा रहा है ऊपर, उसको ऊपर नहीं जा रहा है, एयर किधर जाएगा? इधर से तो लेके इधर ना जाएगा। जब हम लोग सांस लेंगे, ये मान के चलो नोज है, ये अरे यार नोज भी बड़ा खराब हो गया, ये नोज है, ठीक है। तो जब एयर हम लोग ले रहे हैं तो ये एयर तो नोज से ना ऊपर जा रहा है, लेकिन जो लंग्स में तो नीचे ना जाएगा, हाँ, तो लंग्स में नीचे जाएगा। तो बस हमको इतना ही याद रखना है कि डायफ्राम भी नीचे जाएगा, ठीक है। जब हम लोग एयर अंदर लेंगे, ठीक है, अंदर लेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा मतलब फ्लैट शेप होगा, फ्लैट हो जाएगा। और जब हम लोग एक्सपायरेशन करेंगे, सांस छोड़ रहे बाहर, ठीक है, तो बाहर जा रहा है, ये अंदर नीचे से ऊपर ऐसे आ रहा है ना हवा, ऐसे जाएगा बाहर, ना कि ये जाएगा ऐसे, बाहर जाएगा हवा, तो वो डोम शेप हो जा रहा है। समझ में आ गया पॉइंट? देखो उसको, थर्ड पॉइंट, when we इंस्पायर इन क्या होगा? फ्लैट। डायफ्राम गेट्स फ्लैटेड, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा पॉइंट है क्या है ये बताओ। अच्छा चलो ठीक है, कि द रेट ऑफ ब्रीथिंग in aquatic animals, the rate of breathing in aquatic animal is more than
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या था? द रेट, ठीक है। ये हो गया कितना, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई। टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल कर दो यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई इज, सुनो, 80 मीटर स्क्वायर। और ये भी सुन लो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कितना है पता? 1 पॉइंट, एवरेज है, टोटल एवरेज सरफेस एरिया, क्योंकि सबका हाइट और ये सब थोड़ा अलग अलग होता है ना, इसी कारण से। तो 9 मीटर स्क्वायर, ये नोट करो। हाँ, तो वो जो हम लोग बात किए थे अभी कि 1.9 मीटर स्क्वायर हमारे बॉडी का सरफेस एरिया और 80 मीटर स्क्वायर हमारे जितना बॉडी में एल्वियोलाई प्रेजेंट है उसका सरफेस एरिया, तो कंपेयर कर लो कितना होगा, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि कि हमारे जो कितना होगा, फिफ्थ पॉइंट होगा, कि जो हमारा लंग्स होता है वो एक कार्टिलेज से, मतलब रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेज है। अगर हम ऐसे देखें, अगर हम ऐसे खड़े हो जाए, ठीक है, अगर हम ऐसे खड़े हो जाए और ये जो ट्रैकिया है उसको अगर सामने ऐसे रखा जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम्प्लीट रिंग है, पूरा कंप्लीट ऐसे नहीं है, ऐसे है, इनकम्प्लीट रिंग से, ठीक है। तो इनकम्प्लीट रिंग्स आर प्रेजेंट इन incomplete rings are present in trachea, bronchi and bronchioles, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, छठा पॉइंट है कि हमारा जो नोज होता है वो उसको ह्यूमिडिफाई कर, humidifies the air and also filters। नाक में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। म्यूकस भी बहुत सारे जो अनदर पार्टिकल्स है जो कि बाहर से आता है, डस्ट पार्टिकल टाइप, वो सबको अपने में चिपका लेता है, ठीक है। फिर वैसे वो चेंज करता है, ये पॉइंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे पैसेज की, कि एक पूरा ओवरव्यू तो हो गया बात की, मतलब कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन पैसेज की बात करेंगे कि पैसेज जो एयर का पैसेज होता है वो कैसे जाएगा, ठीक है।
एयर का पैसेज, ठीक है। अब एयर का पैसेज सबसे पहले तो जो दिख रहा है नोज, ठीक है। पैसेज ऑफ एयर, सबसे पहले नोज, फिर ट्रेकिया, लंग्स, लंग्स के अंदर है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में भी बहुत सारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, ठीक है। ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। अब एक चीज हम थोड़ा बताना भूल गए, पहले ही बताना चाहिए। जो इनकम्प्लीट रिंग्स है उसका काम क्या है, फंक्शन। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं जब बाहर छोड़े तो एयर तो कम हो गया, इधर खत्म हो गया, मतलब उस रिंग का काम है कि वो कोलैप्स ना कर जाए। एयर निकला जैसे वैक्यूम ना क्रिएट होकर वो कोलैप्स ना कर जाए, इस कारण से एयर वो वहाँ पे इनकम्प्लीट रिंग्स होता है जो कि उसको कोलैप्स नहीं करने देता। और हमारे जो लंग्स में हमेशा एक मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एयर, लगभग 1100 मिलीलीटर, 1100 ml, लगभग 1100 ml रेसिड्यूअल वॉल्यूम उसको बोलते हैं। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, जो कि हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। 1100 ml, इसको अगले पॉइंट में लिखवा देते हैं। 1100 ml का रेसिड्यूअल वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसको लिखो। Function of cartilaginous ring is to prevent trachea और trachea and bronchi and bronchioles from collapse, ठीक है। ये हो गया कोलैप्सिंग के लिए। अब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन आता है तो सारे बॉडी में जो जाता है, मतलब जो ट्रैवल होता है, ऑक्सीजन आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, और हमारा बॉडी उससे ऑक्सीजन निकालने में असक्षम होता है, उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और हम लोग मैमल्स और फिर रेप्टाइल्स और एप्स, नहीं सिर्फ मैमल्स पहले याद है, उतना है नहीं जाना। मैमल्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ठीक है, हीम।
हीम मतलब आयरन, पोरफायरिक रिंग, आयरन का कलर रेड होता है याद रखना। तो ये हो गया। अब हम लोग के पास तो शायद कोई पॉइंट बचा नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट होगा आज के लेक्चर का। जो कि है जैसे कि ऑक्सीजन CO2 और CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा ब्लड में सॉल्यूबल कौन है, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड में सॉल्यूबल। अब सॉल्यूबल कहने का क्या अर्थ है कि सबसे ज्यादा आसानी से बॉन्ड कौन बना सकता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो सॉल्युबिलिटी BIL, सॉल्युबिलिटी सीरीज बता, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से 25 गुना ज़्यादा ही सॉल्यूबल है, और ऑक्सीजन से ये लगभग 200 गुना ज़्यादा सॉल्यूबल है ब्लड में। तो नहीं सुनते हो कि रात में, मतलब ठंडे के टाइम में रात में कुछ जला के छोटा सा और सो गया और सुबह में जगा ही नहीं, पता चला मर गया। कैसे? क्योंकि जो जलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से एक बार बॉन्ड बनने के बाद उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं टूटता है। उसके लिए अलग से आता है, वो आगे पढ़ना होगा, अगर जो बायो लेगा या मैथ्स लेगा उसको साइंस में पढ़ना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, ये 25 गुना, और ये तो सबसे कम। तो ये है, मतलब मान के चलो रसमलाई, और फिर ये मान के चलो क्या है, इसको क्या बोलोगे, जो भी मान लो मिठाई में, ये इसको छेना मान लो, रसमलाई मान लो, और इसको कुछ भी मान लो, गुलाब जामुन, जो भी है। तो रसमलाई सबसे पहले ज़्यादा पसंद करेगा सब, फिर राजभोग मान लो, इसको राजभोग खाया, फिर ये लास्ट में बेचारा रसगुल्ला। तो सबसे ज़्यादा तो सब यही ना चुनेगा, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी बॉन्ड बनाता है, और जल्दी बॉन्ड बनाता है और टूटता भी नहीं है। इसी कारण से ऑक्सीजन का कमी हो जाता है बॉडी में, और ह्यूमन का डेथ होता है। तो बस आज यही तक, हम लोग लगभग सारा चीज़ बात कर लिए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। एक जल्दी से एक समरी हो जाए कि जैसे कि इंस्पायरेशन क्या था, कि इंस्पायरेशन सांस अंदर लेते थे, सरफेस एरिया बढ़ता था चेस्ट का सरफेस एरिया बढ़ता था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पे ज़्यादा लगता था, और ज़्यादा लगता था, उसको कम करने के लिए हम लोग एयर को बाहर छोड़ते थे। सरफेस एरिया हम लोग का छोटा हो गया अंदर का, फिर सरफेस एरिया छोटा हो जाने के कारण फिर अंदर से प्रेशर ज़्यादा हो जाता था, बाहर से कम। तो उसको मैनेज करने के लिए फिर से हम लोग अंदर लेते थे, फिर से बाहर। अब डायफ्राम का शेप जब सांस अंदर लिए तो फ्लैट हो गया, और जब सांस बाहर लिए तो ऊपर उठ के डोम शेप हो गया, ठीक है। हम लोग का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है। हम लोग का पाथवे क्या था, नोज, नेजल कैविटी से ये ट्रेकिया से यहाँ पे फिर ये लंग्स आ गया, ये पूरा, और लंग्स आ गया, लंग्स में ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर उसके बाद एल्वियोलाई का सरफेस एरिया था 80 मीटर स्क्वायर, ह्यूमन बॉडी का सरफेस एरिया 1.9 मीटर स्क्वायर एवरेज। फिर और क्या क्या था हम लोग का, ये तो सबसे लास्ट में बात हुआ। फिर शुरू में, फिर हाँ, ये भी याद रख लेना कि जो फाइलम पोरीफेरा में है, पोरीफेरा, एक मिनट लास्ट इसको कर देते हैं, लिख देते हैं। पोरीफेरा में डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है, आर्थ्रोपोडा
ऑर्थ्रोपोडा में गिल्स होता है, लंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, नहीं क्या होता है, कुछ होता है, लेकिन लंग्स और ये दोनों याद रखो, गिल्स और लंग्स ऑर्थ्रोपोडा दोनों में आता है। बस अब इतना ही हम लोग पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना था 9th में पढ़ना था, जो भी तुम लोग पढ़ के आए होगे। और अगर नहीं आए होगे तो प्लीज़ कमेंट करो। अगले जो लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स दोनों, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ही करवाएंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो फिर एक ऐसा लेक्चर लेंगे जिसमें पूरा वन शॉट लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, वन शॉट लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, वन शॉट लाइफ प्रोसेसेस प्लांट, तीनों दो लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो होगा, जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा तुम्हारा एनसीईआरटी का 1 दिन में कंप्लीट करना। और जो भी अगर डाउट हो प्लीज़ कमेंट करो। लेक्चर देखने से क्या है, कमेंट करके पूछो, डाउट्स है तो, अगर सही से देख रहे हो तब, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं तक था। सब ठीक हो गया, आशा करते हैं। ठीक से रहना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी पे रहना, और क्या ऐसे कोई पालन करता है नहीं, मास्क लगाओ, कम से कम सैनिटाइजर यूज़ करो। धन्यवाद। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जूनियर्स को शेयर करना तो बिल्कुल भूलो ही मत। थैंक यू।